Hello students, referring to the first lecture on chapter relation, where I had already earlier introduced the quantitative type of relation. पहली लेक्चर में रिलेशन के मैंने आपको रिलेशन के क्लासिफिकेशंस बताए थे इनटू क्वांटिटेटिव एंड टाइप एंड क्वालिटेटिव टाइप। वैसे ही अभी सेकेंड लेक्चर फंक्शन में मुझे फंक्शन की क्लासिफिकेशन रेफर करने के लिए आई एम पॉइंटिंग बैक टू द लेक्चर फर्स्ट दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जिसमें हमने क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ रिलेशंस को इंट्रोड्यूस किया था इन द फॉर्म ऑफ, इफ यू रिमेंबर, वन रिलेशन, मैनी वन रिलेशन, वन टू मैनी रिलेशन एंड मैनी रिलेशन, जिसमें कि इन चारों में सिर्फ वन एंड मैनी वन क्वालिफाइड किए थे for relation to be considered as a function, whereas one to many and many relations were only relations and not function. अगर आप याद होगा ये relations में मैंने already आपको बता चुका हूँ। अभी मैं इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करूँ for the classification of functions। तो functions की भी classification दो broad categories में होती है, एक quantitative type of function और दूसरा क्वालिटेटिव टाइप ऑफ फंक्शन। मैं पहले पूरी डिस्क्रिप्शन बता दे रहा हूँ आपको पिक्टोरियल इस ट्री डायग्राम के ज़रिए, और फिर फर्दर आप, और इस क्वांटिटेटिव टाइप की भी दो फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, फंक्शन भी कहते हैं, मैपिंग भी कह सकते हैं। तो वन फंक्शन या मैपिंग या इंजेक्टिव फंक्शन या मैपिंग, और इंजेक्शन भी कहते हैं इसको। इंजेक्टिव फंक्शन कई बुक्स में सिर्फ इंजेक्शन भी कहा जाता है, और इन जनरल वी कॉल इट एज मोनोमॉर्फिक फंक्शंस। वेयर एज सेकेंड टाइप ऑफ डिवीजन में आपका आता है मैनी वन फंक्शन या मैपिंग, और आई कैन से नॉट वन function or mapping. Further, a qualitative type of function is also further classified into two types as into function or mapping and onto function or mapping. Into function is also called as not onto function or mapping, and onto function is also called as surjective function or mapping और सरजेक्शन। तो अगर इन दोनों क्वालिटीज़ को मिला दिया जाए तो वन फंक्शन के भी आगे अगर हम क्वांटिटी को क्वालिटी के साथ मिला दें, तो वन फंक्शन की भी फर्दर दो डिविजन्स हो जाती है, इनटू फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, और मैनी वन की भी फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाती है एज इनटू फंक्शन एंड एज ऑन टू फंक्शन। सो बेसिकली अगर मैं पूरी क्लासिफिकेशन को अगर मैं हाईलाइट करूं फंक्शंस की, तो वी हैव फोर टाइप्स ऑफ फंक्शन एज वन इनटू, सेकेंड वन ऑन टू, थर्ड मैनी वन इनटू, मैनी वन ऑन टू। इन कमिंग डेज मैं इस क्लासिफिकेशन को दोबारा से आपके सामने, अभी तो आपको बस एक वर्बल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आपको एक रिटन फॉर्म में भी हम लोग फर्दर एक पूरा पिक्टोरियल डायग्राम से, एरो डायग्राम से इसको डिस्कस भी करेंगे हर टाइप को। फिलहाल आई एम मूविंग ऑन टू द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। फर्स्ट लेट अस कंप्लीट दैट, देन वी विल मूव ऑन टू एरो डायग्राम और डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइप्स। Okay, so the first one is your one function
or mapping. 1 function is also called as injective function. Injection. Let us come to the, I can say, mathematical definition or I can say analytical definition for 1 function. आप 1 function किसको कहते हैं? So अगर f कोई function है defined from set A to set B, then it is said to be a 1 function or mapping or as an injection if and only if when for each different or unique input element in the set या in the input set A, क्योंकि आपको पता है ये input set हो जाएगा या question set हो जाएगा और set B क्या हो जाएगा आपका output या answer set हो जाएगा, output elements provide करेगा. तो in the input set A we have a corresponding different or unique element in the output set B. In the output set B. Yes? अब मैं धीरे से इसको डिस्क्राइब कर दूं थ्रू ए पिक्टोरियल डायग्राम जो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि अगर f कोई फंक्शन था डिफाइंड फ्रॉम एन इनपुट सेट A अपॉन एन आउटपुट सेट B, तो अगर इस फंक्शन f में एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में में आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है, मतलब 1 इनपुट इन द इनपुट सेट गिव्स यू कॉरस्पॉन्डिंग 1 आउटपुट, तब हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे? एज 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्शन आपका मैथमेटिकल या टेक्निकल नेम आप समझ लीजिए. यस? तो एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए, मतलब इफ f इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम द इनपुट सेट A टू द आउटपुट सेट B is 1 function if and only if when for each input x1 and x2 input elements x1 and x2 belonging to the input set A such that for input x1 not equals to input x2, double implies if and only if, double implication means if and only if, f of x1 also is not equals to f of x2, or for f of x1, output f of x1 equals to output f of x2, double implies if and only if input x1 equals to input x2 for all inputs x1 and x2 belonging to the input set A. Now we can explain this. both ये दो conditions हैं, डिस्टिंक्ट कंडीशंस हैं जिनको हम सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं एज द मैथमेटिकल डेफिनेशन टू डिटेक्ट वेदर फंक्शन इज डिटरमिन वेदर फंक्शन इज 1 और नॉट. अब इन दोनों कंडीशंस को आप समझ भी लीजिए. तो मैं एक पिक्टोरियल, एक एरो डायग्राम से आपको बात डिपिक्ट कर दे रहा हूँ. इनपुट सेट A, आउटपुट सेट B. तो पहली कंडीशंस का एक पिक्टोरियल डिपिक्शन ये होगा कि x1 और x2 दो डिस्टिंक्ट इनपुट्स हैं. अगर दो डिस्टिंक्ट इनपुट्स हैं और फंक्शन 1 है, अनइक्वल इनपुट्स हैं, तो डिफरेंट इनपुट्स हैं, इन डिफरेंट इनपुट्स के रिस्पेक्ट में इनके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स x1 इनपुट के रिस्पेक्ट में आउटपुट f of x1,
x2 इनपुट के रिस्पेक्ट में आउटपुट f ऑफ x2, अगर इनपुट्स डिस्टिंक्ट हैं तो आउटपुट्स भी क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट होने चाहिए। देख सकते हैं आप, तभी ये 1 to 1 कंडीशन को कंप्लाई करेगा। इन द सेम मैनर जो सेकेंड एस्पेक्ट था और एक्सपेक्ट था या ऑल्टरनेट अप्रोच था, वो क्या कह रहा था, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो यहाँ क्या ले रहे हैं, अगर आउटपुट सेट में B में आपके आउटपुट्स f ऑफ x1 और f ऑफ x2, मतलब ये दो आउटपुट्स इक्वल हो गए, सेम हो गए, तो उसके रिस्पेक्ट में आपके प्री इमेज इनके जो होंगे, दैट इज़ इनपुट्स एलिमेंट्स जो होंगे x1 और x2, उनको भी क्या हो जाना होगा, इक्वल या सेम हो जाना होगा। तभी 1 to 1 का कंडीशन अप्लाई या कंप्लाई करेगा। यस, देयर एग्जिस्ट at least 2 input elements in the, at least 2 distinct, I should say, distinct, अलग-अलग और unique input elements in the input set A which have the same corresponding output element in the output set B. Or further, if there exist inputs x1 comma x2 belonging to the input set A such that for distinct अलग अलग इनपुट्स हैं बट आउटपुट क्या होगा, इन अलग अलग इनपुट्स के आउटपुट सेम हो फॉर ऑल इनपुट्स x1 एंड x2 बिलोंगिंग टू द सेट A। मतलब अगर मैं इसकी पिक्टोरियल डायग्राम में डिस्क्रिप्शन करूं तो x1 x2 दो डिस्टिंक्ट इनपुट्स हुए, बट दोनों के क्या हो रहा है, आउटपुट्स सेम है। कि यहाँ मैनी इनपुट विथ 1 आउटपुट, इसीलिए इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं एज मैनी वन फंक्शन और मैपिंग। यस, अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर कोई आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप कभी भी मुझे किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको बहुत ही तोड़ के, बहुत ही आप कह सकते हैं बेसिक फॉर्म में आपको ये बातें सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ। यस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे हमारे जो सिलेबस में है वो है कि डिफरेंट जो हमारे पास मेथड्स हैं हम लोग सीखेंगे। अभी 1-1 और मैनी वन की डेफिनेशंस जानने के बाद हमको डिफरेंट मेथड्स सीखने हैं, जिसमें अगर हम लोग बोर्ड लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिटिकल मेथड या नॉन ग्राफिकल मेथड या मैथमेटिकल डेफिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो बोर्ड में इसीलिए हम जो भी प्रूफ करेंगे 1-1 मैनी वन इनटू ऑन टू, वो उन फंक्शंस के मैथमेटिकल, एनालिटिकल या हम कह सकते हैं नॉन ग्राफिकल अप्रोच से ही उनको प्रूफ या शो करेंगे। कभी भी ग्राफिकल अप्रोच हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। इनफैक्ट इसीलिए मैं सारे डिफरेंट मेथड्स आपको बता दे रहा हूँ। तो डिफरेंट मेथड्स टू check the injectivity, or I can say 1-1 nature of a function और मैपिंग। इसका भी जो ट्री डायग्राम है पहले मैं वो बता दे रहा हूँ। यहाँ भी प्रिंसिपली अगर देखा जाए तो हमारे पास दो बेसिक मेथड्स हैं। एक को हम लोग कहते हैं ग्राफिकल मेथड और
नॉन एल्जेब्रिक मेथड और नॉन एनालिटिकल मेथड, और दूसरा है आपके पास एल्जेब्रिक मेथड और नॉन ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड। और इसमें इन एनालिटिकल मेथड्स या एल्जेब्रिक मेथड्स में आप कुछ पार्ट ऐसे भी पढ़ेंगे जिसमें हम लोग कैलकुलस का यूज़ करेंगे, डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल होगा, तो कैलकुलस मेथड भी इसमें आता है। यहाँ हम लोग नॉन कैलकुलस मेथड भी इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफिकल अप्रोच पर रहता हूँ। ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन या अप्रोच का, डिफरेंट मेथड्स के अप्रोच का डिस्क्रिप्शन है। तो उसमें मैं सबसे पहले आपका ले रहा हूँ ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वन एंड मेनी वन फंक्शन। फंक्शन और रिलेशन में डिस्टिंक्शन करने के लिए ग्राफिकली हम लोग अप्लाई करते थे वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो यहाँ हम लोग वन और मेनी वन फंक्शन में डिस्टिंग्विश करने के लिए जो टेस्ट अप्लाई करते हैं, जो अप्रोच अप्लाई करते हैं, जो मेथड अप्लाई करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। क्या है ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट? तो उसमें भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से बात समझाता हूँ। मैं दो कर्व्स ले रहा हूँ, इनफैक्ट दो फंक्शंस ले रहा हूँ। एक है y इक्वल्स टू एक्स और दूसरा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक है आपका, ये आप जानते हैं, इसका ग्राफ भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। सो इट रिप्रेजेंट्स द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट पासिंग थ्रू द origin, isn't it? और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या है? इट्स ए स्क्वायर एंड मोनोमियल फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो इट रिप्रेजेंट्स योर अपवर्ड पैराबोला, isn't it? whose vertex is at the origin. अब क्या दोनों फंक्शंस के ग्राफ है? तो आप वर्टिकल लाइन मेथड से तो जानते हैं, यस बोथ आर फंक्शंस। अब फंक्शन में कौन सा टाइप है, वन है कि मेनी वन फंक्शन है, ये हम लोग कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास ये इस मेथड को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट या हॉरिजॉन्टल लाइन मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर रिलेशन एंड फंक्शन में के ग्राफ्स में डिस्टिंक्शन के लिए हम लोग एक फैमिली ऑफ लाइंस ड्रॉ करते थे विच वर पैरेलल टू द वाई एक्सिस, तो यहाँ हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब अगर ये फैमिली ऑफ लाइंस आपके ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट्स पर, क्योंकि हमारी एक्स एक्सिस क्या होती है, इनपुट एक्सिस होती है, इनपुट एलिमेंट्स यहाँ प्लॉट होते हैं, और वाई एक्सिस को हम लोग आउटपुट एक्सिस, क्योंकि आउटपुट एलिमेंट्स यहाँ वाई एक्सिस पे प्लॉट होते हैं। अगर मोर देन वन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है देन इट इज ए मैनी वन फंक्शन। क्यों मैनी वन? आप देख सकते हैं मोर देन वन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है कि अगर मैं इन पॉइंट्स की प्रोजेक्शन लूँगा एक्स एक्सिस पर, तो मुझे दो डिस्टिंक्ट अलग अलग इनपुट्स मिल रहे हैं, है कि नहीं? दो अलग अलग पॉइंट्स मिल रहे हैं ग्राफ पे जिनका एप्सिसा अलग अलग है। एप्सिसा अलग होने का मतलब आपका इसमें x, एफ ऑफ एक्स में x इनपुट, x अलग अलग इनपुट्स हैं और वो दो कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग इनपुट्स के लिए, तो ये मैनी इनपुट्स हो गए, बट आउटपुट कितना जनरेट हो रहा है? तो दोनों का ऑर्डिनेट सेम है, तो आउटपुट आपका एक ही जनरेट हो रहा है, isn't it? तो क्या हो रहा है, ये मैनी इनपुट्स गिव यू वन आउटपुट, दैट्स व्हाई इट इज ए मैनी वन मैपिंग और मैनी वन फंक्शन। वेयर एज अगर एग्जैक्टली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली वन पॉइंट, यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने का मतलब है जैसे y इक्वल्स टू एक्स के केस में हो रहा है कि यहाँ एक इनपुट के रिस्पेक्ट में आपके पास एक ही कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट है,
So that function will be regarded as called as monomorphic function या one function और injective function और injection. यही है आपका horizontal line test या graphical method. Yes? इस पर आप कई फंक्शन, जितने फंक्शंस के ग्राफ आपने आपकी बुक में गिवन है, आप उन पर ये टेस्ट लगाकर उनको क्लासिफाई कर सकते हैं. पेंसिल से आप इस सब पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई करिए और क्लासिफाई करिए. आने वाली क्लासेस में, अपकमिंग क्लासेस में मैं आपको लिस्ट भी दूंगा और आपको काम भी दूंगा आइडेंटिफाई करने के लिए. सो बहुत कुछ है जो हम लोग बहुत डेप्थ में जाएंगे इसमें. यस, मूविंग फर्दर, आफ्टर डिस्कसिंग द ग्राफिकल मेथड or non-algebraic method to distinguish between the graph of one and many-one function through the horizontal line test, let's continue with the other form of method, which is the algebraic method or non-graphical method or analytical method. सबसे पहले मैं एक प्रीव्यू दे दूं कि क्या क्या मेथड्स आप नॉन ग्राफिकल अप्रोच में पढ़ने वाले हैं. तो इसमें पहला है आपका बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन. बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन. दूसरा है बाय स्टडिंग द इवन एंड ऑड नेचर ऑफ द फंक्शन. फंक्शंस. तीसरा है इसमें बाय स्टडिंग द मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन और इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ फंक्शन. फर्दर है बाय स्टडिंग द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ फंक्शंस. अब इसमें आपके ये दोनों, चाहे मोनोटोनिसिटी चाहे मैक्सिमा मिनिमा, ये इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं. They are interrelated concepts, and this comes, यहाँ application of derivatives की ज़रूरत पड़ेगी आपको. इनफैक्ट application of derivatives में मैं आपको ये दोनों टॉपिक्स पढ़ाऊँगा एक्सटेंसिवली. बट इस समय मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में इसका थोड़ा थोड़ा प्रीव्यू भी दूंगा इन अपकमिंग लेक्चर्स. इसी को हम लोग कहते हैं कैलकुलस मेथड, और इसी के वजह से एल्जेब्रिक मेथड को हम लोग कैलकुलस मेथड भी कहते हैं. जबकि मैथमेटिकल डेफिनेशन का ही यूज़ हम लोग करेंगे ओनली फॉर एकेडमिक और बोर्ड पर्पस. बोर्ड में हमको मैथमेटिकल डेफिनेशन से ही, चाहे इन वन, चाहे मैनी वन, चाहे इनटू, चाहे ऑन टू नेचर डिपिक्ट करना पड़ेगा. बट ये जो बाकी हैं, ये जो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं डिफरेंट ग्राफिकल के अलावा, तो ग्राफिकल में अप्रोच भी आपका कंपटीशन सिलेबस है. इसमें आप ये भी आप एकेडमिक में पढ़ोगे दोनों, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ फंक्शन एंड मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन, एंड ये भी आपका मैं कह सकता हूँ एकेडमिक में भी पढ़ोगे और कंपटीशन सिलेबस भी है ये आपका. और पूरा इसमें हम लोग एक्सटेंसिवली जाएंगे. तो ये पूरा आपका, अगर मैं देखूँ पूरी जो आपको डिस्क्रिप्शन दी है अभी तक, चाहे ग्राफिकल चाहे नॉन ग्राफिकल की, उसमें मैंने कंपटीशन प्लस बोर्ड सिलेबस दोनों बताया है. और साथ साथ आपको ये भी बताया है कि एकेडमिक पर्पस के लिए बोर्ड के में आप किस तरह से अपने सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करोगे, जहाँ की ग्राफिकल अप्रोच अलाउड नहीं है. हमको एनालिटिकल या नॉन ग्राफिकल या मैथमेटिकल डेफिनेशन के ज़रिए ही ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि वन फंक्शन है कि मैनी वन, नॉट वन है या मैनी वन है, ऑन टू है या नॉट ऑन टू है या इन टू फंक्शन है. और हम लोग आगे प्रैक्टिस भी इसको उसी हिसाब से लेंगे. अब यहाँ कुछ टर्म्स हैं जो आपको जानने ज़रूरी है. इनफैक्ट आप कंटिन्यूटी में पढ़े भी होंगे, अभी कंटिन्यूटी टॉपिक चल भी रहा है. तो पहला टर्म है कंटिन्यूअस फंक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस फंक्शन और फंक्शंस? आई विल नॉट गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट बिकॉज कंटिन्यूटी में आपने पढ़ा है, बट मैं एक प्रीव्यू आपको दे देता हूँ.
सीधी सी बात है, किसी लेमैन को समझाना है कि कंटिन्यूस फंक्शन का क्या मतलब है, तो हम लोग इसको कहेंगे कंटिन्यूस फंक्शंस इम्प्लाइज स्मूथ कर्व्स या फंक्शंस। अभी भी लेमैन को समझाने के लिए अब वो बोलेगा स्मूथनेस का मतलब कोई ग्राफ को हम लोग पकड़ के टेक्सचर थोड़ी उसका देख रहे हैं कपड़े की तरह। तो स्मूथनेस का क्या मतलब है? तो स्मूथनेस का कंटिन्यूस फंक्शन के मतलब है कि एक ग्राफ और कर्व विच हैज़ नो गैप्स और नो जंप्स और no breakage or any kind of disruptions in its graph। सीधी सी बात, हम लोग कहते हैं रोड इज स्मूथ रोड का क्या मतलब है कि जिस रोड में कोई आप चले, आपके ट्रैवल करने पर आपको कहीं कोई किसी तरह की डिस्ट्रप्शन ना पैदा हो, आपके फ्लो में कोई ब्रेकेज ना आए, वो फ्लो बरकरार रहे। ठीक है। और हिंदी में शब्द है कंटिन्यूटी के लिए या कंटिन्यूअस के लिए निरंतरता, है कि नहीं? तो नो गैप्स, नो जंप्स, नो ब्रेकेज और एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रप्शन। तो आई वांट टू से दैट ए ग्राफ विच इज फ्री फ्रॉम एनी above disruptions, mention disruptions। ना उसमें कोई ना ग्राफ टूटा हुआ है, ना ग्राफ में कहीं गैप आ गया है कोई इसी तरह का, ना ग्राफ में कोई जंप आ गया तुरंत या और किसी तरह के ब्रेकेज आ गए। तो आपने ये चैप्टर कंटिन्यूटी में पढ़ा, तो कंटिन्यूटी क्या था? कई लोग ये भी अब सोचेंगे, पूछेंगे सर फिर कंटिन्यूटी हमने क्या पढ़ा? कंटिन्यूस फंक्शन तो आप ये बात बता रहे हैं। तो कंटिन्यूटी बेसिकली हम लोग कह सकते हैं मेजर ऑफ द डिग्री of smoothness in any curve, or continuity is a condition under which a given function is continuous। सीधी सी बात, मतलब आप किसी ग्राफ पर अगर ग्राफ के एक एंड से दूसरे एंड तक बिना अपना हाथ उठाए या कलम उठाए पहुंच जाते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन, देन दैट ग्राफ इज ए और फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन और कर्व इज ए स्मूथ कर्व हम लोग कहेंगे। बट अगर कहीं ग्राफ में आपको हाथ उठाना पड़ जाए while moving from one end to another end, कहीं भी आपका कलम जहाँ जहाँ उठेगा या हाथ उठेगा, समझ जाइए वो सारे पॉइंट्स क्या हैं? दीज आर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अभी मैं फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, उसी के बेसिस पर आपने इसकी कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी भी पढ़ी। एज तो कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या पढ़ी थी? तो कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी आपने पढ़ी थी ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू एट ए पॉइंट या in an interval। Interval also comprises of point only। So basic तो आपका फंडामेंटल डेफिनेशन कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट का ही है। और हम लोग कह सकते हैं वो कंडीशन कहाँ से आती है? तो कंडीशन इस स्टेटमेंट से आती है वेयर वी से दैट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन at a given point whenever the approximate or the limiting value of a function at a given point equals to the functional or exact value of the function at that given point, तब हम लोग कहते हैं कि उस पॉइंट पर कर्व में कोई भी गैप, कोई भी ब्रेकेज, कोई भी जंप, कोई भी डिस्ट्रप्शन पॉसिबल नहीं है। और कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी तो लिमिटिंग वैल्यू
अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या लिमिट को ही हम लोग लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं, सीधी सी बात है। और फंक्शनल वैल्यू इज एफ ऑफ ए। यहीं से आपने कंटिन्यूटी की कंडीशन निकाली थी। यस, तो ये आपका बेसिक अप्रोच था। मुझे ये कंडीशन आप लोग ऑलरेडी एकेडमिक में पढ़ चुके हैं। मैं आपको उसका ग्राफिकल इम्प्लीकेशन बस बता रहा हूँ कि जब भी ये कंडीशन, एनी चेंज इन दिस इक्वालिटी कंडीशन will always lead to any change or any sort of change in the above equality condition will always lead to discontinuity. अब चाहे इंटरवल में हो चाहे पॉइंट में हो, ठीक है। आप कई टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे होंगे या जान रहे होंगे। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, कंटिन्यूटी इन द डोमेन, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। कंटिन्यूअस एवरीवेयर कब होता है? जब पूरी रियल नंबर लाइन आर पे, रियल नंबर सिस्टम पे कोई भी पॉइंट पर ग्राफ में कहीं ब्रेकेज, कहीं आपकी ये इक्वालिटी कंडीशन वायलेट ना हो। कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन क्या होगा? तो कंटिन्यूअस कई फंक्शंस की डोमेन आर नहीं होती, सबसेट ऑफ आर होती है। सो इट्स एन अगेन आर इज एन इंटरवल, तो उसका सबसेट भी एज एन इंटरवल ही है। एन इंटरवल कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स, यू नो दैट टाइप्स ऑफ इंटरवल वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट। देन वी कम टू कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। अब वो इंटरवल भी कहाँ से आएगा? डोमेन से ही आएगा। तो इंटरवल, डोमेन एंड एवरीवेयर, मतलब आर, रियल नंबर, ये सब इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे के। I can say interval is a subset of the domain and domain is a subset of R. या इक्वल है या टू R है या सबसेट ऑफ R है। देन अगेन जो पॉइंट आएगा, पॉइंट भी तो इंटरवल से इंटरवल बनाएगा मिलकर। तो पॉइंट comprises or forms the interval, interval forms the domain and domain can be your either subset of R or R. Yes, इन बातों को आप इस तरह से समझ सकते हैं। और हम लोग ने फंडामेंटल कंडीशन, तो चाहे आप आर पे आए, चाहे डोमेन में आए, चाहे इंटरवल में आए, आपको कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट तो चेक करना ही पड़ेगा। तो बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन तो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट का ही है। अब इसी में दूसरा जो टर्म आपको इंट्रोड्यूस होगा वो होगा डिफरेंशिएबल फंक्शंस। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी इज रिलेटेड टू कंटिन्यूटी। दोनों एक चेन से जुड़े हैं, ठीक है। तो अगर हम डिफरेंशिएबल कह रहे हैं, वो कंटिन्यूटी के बगैर अचीव नहीं किया जा सकता। तो कंटिन्यूटी अगर कंडीशन थी तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या है? तो लेट मी फर्स्ट, जैसे मैंने कंटिन्यूअस फंक्शन डिस्क्राइब किया वैसे ही मैं डिफरेंशिएबल फंक्शन आपके सामने रख रहा हूँ। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब क्या होता है? तो डिफरेंशिएबल फंक्शन से हम लोग अगर किसी लेमैन को समझाना है तो मैं ये बताऊंगा कि इट इज़ नॉन शार्प कर्व्स और फंक्शंस। मतलब ए ग्राफ और कर्व विच इज फ्री फ्रॉम एनी sharp points or corner points or peaks or crests, सीधी सी बात। एंड अब यहाँ कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। पूछोगे सर शार्प पॉइंट और कॉर्नर पॉइंट का क्या मतलब है? तो बाय शार्प पॉइंट और कॉर्नर पॉइंट और पीक्स or crests implies, what does it implies? Sudden turns or sharp point, I can say sharp edges, or peak या crest should not be present, should not be present in the graph और कर्व। अब बोलेंगे सर आपने तो वही बात स्टेटमेंट को रिपीट कर दिया।
सीधी सी बात है, किसी भी ग्राफ में इस तरह के शेप्स नहीं होने चाहिए। पीक का मतलब ये, किसी भी पॉइंट पर ग्राफ में शार्प एज, नुकीलापन नहीं आना चाहिए, जैसे कि इसमें आ रहा है, आप देख सकते हैं, या ये शेप नहीं होना चाहिए। ये शेप्स उनमें हैं जो कि कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं होंगे। तो किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शंस में इस तरह के शेप्स, इनको शार्प टर्म्स कहा जाता है। जिस पॉइंट पर ये टर्न कर रहा है ग्राफ, ये शार्प टर्म्स हैं, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में भी आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में आपने ये बात पढ़ी होगी। यस, तो ग्राफ नोक नहीं होना चाहिए कंटिन्यूअस फंक्शन में, या ग्राफ को नुकीला नहीं होना चाहिए। दूसरा, डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। ये सब आप आगे एकेडमिक में पढ़ेंगे। डिसकंटिन्यूटी विल ऑलवेज इम्प्लाई नॉन डिफरेंशियबिलिटी। यस, अब इसके पीछे वजह क्या है, लेट मी टेल यू। देयर मस्ट एग्जिस्ट one and only one unique tangent or distinct tangent drawn at any point on the curve or graph। अब अगर पीक या शार्प एज या सडन टर्न या कॉर्नर पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, तो आप देख सकते हैं अगर ये कॉर्नर पॉइंट है तो इस पर आप एक से ज़्यादा टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में भी आपने ये बात पढ़ी है कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर मोर देन 2 टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर पाएंगे। मतलब मोर देन 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस, उसकी डायरेक्शंस क्रिएट हो जाएंगी। एम आई राइट? मुझसे ज़्यादा फिजिक्स आप लोग जानते हो, तो इसीलिए मैंने कहा कि इस तरह के ग्राफिकल पैटर्न्स जिसमें कि नोक कहीं ग्राफ में कोई शार्प एज हो, वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन उन्हीं फंक्शंस को कहा जाता है जो कि कंटिन्यूअस के साथ साथ जिनमें ग्राफ में आप यूनिक टेंजेंट्स हर पॉइंट पर उनके ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। यस, तो व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी? Differentiable functions were functions free from any sharp turns या corner point या peak या crest or sudden turn. Then what is differentiability? So differentiability, it measures the degree of sharpness in the curve या function. So basically we can say that your differentiability is the condition under which a given function is differentiable। तो डिफरेंशिएबिलिटी में आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने ग्राफिकल अप्रोच से आपको बात दोनों बताई है, कंटिन्यूटी के बारे में भी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में भी, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शंस के बारे में भी। इसकी कंडीशन, ये जो कंडीशन है, ये आप ऑलरेडी स्टडी भी कर चुके हो इन द चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव इन क्लास 11th। तो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन, तो एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट, ठीक है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 11th में। इस बार आपको बस उस पर हमको प्रैक्टिस या उस पर आगे एक्सटेंड करना है। मूविंग ऑन, मैं वापस आ रहा हूँ अपने बेसिक डेफिनेशंस के पर, जो कि आपके फंक्शन से रिलेटेड थे, जिसमें मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन हमने ऑलरेडी बता चुके हैं। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन के आधार पे ग्राफिकल हमने मेथड अभी पढ़ा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट टू डिटरमिन वेदर फंक्शन इज़ 1 1 और मैनी 1। अब हम मैथमेटिकल अप्रोच क्या होनी होगी, जिसमें हम लोग बोर्ड में उसको कंप्लाई करेंगे टू डिटेक्ट वेदर और टू डिटरमिन वेदर द फंक्शन इज़ 1 1 और मैनी 1। तो हम उस अप्रोच पर भी, उस थ्योरेटिकल अप्रोच पर भी आ जाएं। सो
एल्जेब्रिक मेथड की डिस्क्रिप्शन में मैं पहले ही बता चुका हूँ। पहला मैं आ रहा हूँ बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो अगर हम लोग लेके चल रहे हैं एफ इज़ ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम इनपुट सेट ए टू आउटपुट सेट बी। यस, और इसमें रियल वैल्यूड भी हो सकता है, तो आर टू आर भी हो सकता है, या सबसेट ऑफ आर टू अनदर सबसेट ऑफ आर भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली इस केस में अब फंक्शन आपका फॉर्म ले लेगा। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म में आप लिखें, मतलब एक्सप्रेस y completely in terms of x। completely कह लूँ या explicitly कह लूँ, एक ही बात है। and suppose this function has domain D, domain as D। तो इस मेथड का जो स्टेप वाइज अप्रोच है, उसका पहला स्टेप होगा कि इसको हम लोग कहते हैं प्रूफ बाय एजम्पशन। इस अप्रोच को कहा जाता है प्रूफ बाय एजम्पशन या कंट्राडिक्शन, सीधी सी बात, जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू था। तो लेट अस एज्यूम दैट, फर्स्ट स्टेप में ही हम एज्यूम करते हैं किसी भी नेचर का जो फंक्शन हो, उसको फर्स्ट स्टेप में हम ये मान लेते हैं कि वो मैनी वन है। अब वो मैनी वन वाकई है या नहीं है, हमारी एजम्पशन सही है या नहीं है, वो आगे हम लोग देखते हैं। दैट इज़, तो मैनी वन कैसे हम करते हैं। अब जो स्टेप्स मैं लिखने जा रहा हूँ वो लैंग्वेज आपकी सॉल्यूशन, आपका आंसर का पार्ट हमेशा होना चाहिए इन योर बोर्ड एग्ज़ाम। तो फॉर इनपुट्स, क्योंकि यहाँ डोमेन इन डी है, तो उस डोमेन में मैं दो इनपुट्स ले रहा हूँ, x1 एंड x2 बिलोंगिंग टू द डोमेन d ऑफ फंक्शन f। देन वी हैव, व्हाट डू वी हैव, तो आपका आ जाता है, हम इसको मैनी वन मानने का मतलब ये दोनों इनपुट्स के आपको डिस्टिंक्ट इनपुट्स के सेम आउटपुट, वी नो दैट। आप लोग अभी पीछे हम लोग ये डिस्कस करके आए हैं कि isn't it? Let us mark this as equation 1 and treat it as an equation. Why we do treat it as an equation? To solve the equation 1 for real values of x1 and x2. For real values of x1 and x2. सीधी सी बात है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें for real values of x1 and x2. Yes? Let me रिपीट इट वंस अगेन, ताकि एक दिमाग में हड़बड़ी ना हो और कई जो आपके दिमाग में डाउट्स आ रहे हों या परेशानियाँ आ रही हों वो फ्लैश आउट हो जाए। हम बेसिकली एल्जेब्रिक मेथड पे अब आ गए हैं। ग्राफिकल मेथड डिस्कस करने के बाद एल्जेब्रिक मेथड का पहला अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन। और मैथमेटिकल डेफिनेशन 1 एंड मैनी वन की मैं ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ इसी लेक्चर में, प्रीवियस में, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में आप देख सकते हैं उसको। और उसको मैथमेटिकल डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस उस समय करने का मतलब यही था शुरुआत में कि अभी मैं उसके साथ एल्जेब्रिक मेथड के साथ उस मैथमेटिकल डेफिनेशन की एप्लीकेशन को आपके सामने रख सकूं। ऑब्वियसली इट्स ए थ्योरेटिकल अप्रोच, प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच हमारा ग्राफिकल है, सामने ग्राफ है तो चेहरा है या ग्राफ्स आपके सामने है तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई करके ये डिटरमिन कर लेते हैं। बट बोर्ड में ग्राफिकल मेथड को मान्यता नहीं दी गई है। आप अप्लाई करेंगे, उसको लगाएंगे और प्रूफ करेंगे तो मार्क्स आपको पूरे नहीं मिलने वाले। अगर आपको पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन ही फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने सारे मेथड्स की आपको एक प्रीव्यू, एक डिस्क्रिप्शन दे दी, ताकि आपके दिमाग में सही अप्रोच बैठ जाए, जो कि हमको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है। यस, तो एल्जेब्रिक मेथड में हम ये डेफिनेशन वाला अप्रोच देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमको x और y को सेपरेट करना पड़ेगा। देखिए कि फंक्शन में x और y आपस में अलग हैं कि नहीं, टू एक्सप्रेस y कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ x।
तो सबसे पहला काम तो आपको ये कर लेना होगा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म में ले आना होगा फंक्शन। उसके बाद एक्सप्लिसिट फॉर्म में ले आना होगा। उसके बाद जो भी उस फंक्शन की डोमेन है उसमें हम दो अलग अलग इनपुट्स कंसिडर करेंगे। दो अलग अलग इनपुट्स कंसिडर करके, मतलब पहले स्टेप में ही फंक्शन को मैनी वन एज्यूम कर लेंगे। अब चाहे वन वन नेचर है चाहे वन वन नेचर नहीं है, बट वी विल प्रिज्यूम दैट इट इज़ मैनी वन फंक्शन। और उसकी डोमेन में हम दो इनपुट्स लेकर हम मैनी वन की कंडीशन, ये देख सकते हैं मैनी वन की कंडीशन होती थी इफ़ यू रिमेंबर। और ये जो कंडीशन हम आउटपुट पे लगाएंगे, फंक्शनल वैल्यू पे लगाएंगे फंक्शन की, तब इसको, इस पर्टिकुलर कंडीशन को, रिलेशन को हम एक इक्वेशन की तरह कंपेयर करेंगे, कंसिडर करेंगे और सॉल्व करेंगे फॉर x1 एंड x2। और इस इक्वेशन से निकाला गया फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन विल डिटरमिन कि हमारा फंक्शन वन वन है कि मैनी वन है। कैसे? तो लेट मी मेक दैट पॉइंट। इफ इक्वेशन 1 गिव्स, तो जो हम x1 और x2 के लिए सॉल्व करेंगे और हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन मिले, which is of the form x1 equals to x2 form as the one and only one possible solution, then the given function is 1 1। याद करिए 1 1 की कंडीशन क्या होती थी? अगर दोनों आउटपुट्स इक्वल हैं तो उसके रिस्पेक्ट में इनपुट्स भी इक्वल हो जाने चाहिए। और वन एंड ओनली वन फॉर्म अगर x1 इक्वल्स टू x2 का मिल रहा है तो यहाँ से एक ही बात नज़र आ रही है कि अगर f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 हो जा रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में एक ही फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन मिल रहा है जहाँ इनपुट्स x1 और x2 क्या हैं? इक्वल हैं। तो मतलब 1 to 1। तो हमारा यहाँ से बात आ जाती है कि जो हमारी एजम्पशन थी फर्स्ट स्टेप में मैनी वन की, वो रॉन्ग है। यस, दिस विल सजेस्ट दैट आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। ये आपको लिखना नहीं है, बट ये आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसीलिए प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि अगर x1 इक्वल्स टू x2 यू आर ओनली गेटिंग as the one and only one possible solution, then this will suggest that our assumption that the function is many one is incorrect or wrong or vague. That means the function is what? 1 1। यही मैं लिख भी रहा हूँ। then the given function is 1 1। और इंजेक्टिव फंक्शन, सीधी सी बात है। और इंजेक्टिव फंक्शन, यस, बट अब यहाँ बट भी है। मैनी वन कब होगा उसके लिए भी बात समझिए। बट इफ इक्वेशन 1 gives x1 equals to x2 form as one of the possible solutions, that is इस फॉर्म के साथ साथ there are other forms of possible solution। सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म का सोल्यूशन मिले, इसके साथ कोई और फॉर्म ऑफ सोल्यूशन ना पॉसिबल हो, देन वी विल से दैट इट इज़ 1 1। बट अगर x1 इक्वल्स टू x2 फॉर्म के साथ अदर फॉर्म्स ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन, देन वी से that the function is many one function। I know आपको चीज़ें इस थोड़ी सी, क्योंकि नई चीज़ें हैं, स्ट्रेंज लग रही होंगी, बट विथ प्रैक्टिस एंड विथ प्रॉपर एप्लीकेशन आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे आपको ये अप्रोच को डेवलप करना है और इम्प्लीमेंट करना है। सो यही मेरा काम भी है। सो कंटिन्यूइंग, लेट्स मूव ऑन टू पेज
2.15 और फिर R.D. शर्मा, और मैं इलास्ट्रेशन 1 पहले पकड़ता हूँ, हाँ उसी पेज पर है, यू कैन गो थ्रू इट. Illustration 1. Let me read it. A function which associates each country in the world its capital. तो मैं एक पिक्टोरियल डायग्राम बना रहा हूँ. कंट्री और उसके कैपिटल को कनेक्ट कर रहा है. यस, in the world is 1 because different countries have different capital, have their different capitals. Yes, तो कंट्री को कैपिटल के साथ अगर जोड़ने वाला फंक्शन, यस, या स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, तो उसको हम लोग कह रहे हैं इट इज़ ए 1 फंक्शन. आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्या आपको मोर देन 2 डिस्टिंक्ट कंट्रीज मिलती है जिसका सेम कैपिटल है? नहीं है ऐसी बात, isn't it? तो जब ये नहीं है, दैट मीन्स देन आई कम टू द इलास्ट्रेशन 2. आपका एरो डायग्राम भी एक तरह से मैं कह सकता हूँ ग्राफिकल अप्रोच का ही पार्ट है, पर आप उसको नॉन ग्राफिकल में अटैच करके बता सकते हैं, कोई उसमें दो राय नहीं. इलास्ट्रेशन 2 में देखिए आपके सामने 2 एरो डायग्राम्स हैं. लेट मी, एक फंक्शन f को डिस्क्राइब कर रहा है और दूसरा फंक्शन g को डिस्क्राइब कर रहा है. लेट मी ड्रॉ दिट फर्स्ट. तो ये 2 एरो डायग्राम्स थे. यस, अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन, क्या फंक्शन f 1 मैनी 1 में से कौन है. तो अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में लिख लूँ तो ये मेरा इनपुट सेट था और ये मेरा कोडोमेन सेट है f फंक्शन का, इजंट इट? तो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होंगे? A1 इज एसोसिएट, इनपुट A1 इज एसोसिएटेड टू B2, तो A1 B2 क्योंकि फाइनाइट हैं तो हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं. A2 B4, देन A3 B1 एंड A4 B3. ये फंक्शन f है. और फंक्शन g हम लोग लिख सकते हैं x1 y1, x2 y3, x3 y1, x4 y4 एंड x5 y5. अब अगर मैं कंपेयर करूं, चाहे मैं पिक्टोरियल डायग्राम पे ही जाऊं, मतलब एरो डायग्राम पे ही बात करूं, चाहे ऑर्डर्ड पेयर को कंसिडर करूं, तो यहाँ क्या हो रहा है? इसमें आपका फंक्शन f 1 फंक्शन क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं फॉर ईच वन आउटपुट इनपुट वी हैव ए कॉरस्पॉन्डिंग 1 आउटपुट. इसीलिए ऑर्डर्ड पेयर्स में आप देख रहे हैं कि कोई 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आपको नज़र नहीं आ रहा जिसका सेम सेकेंड कंपोनेंट हो. यस, जबकि या सेम आउटपुट कंपोनेंट हो, ऐसा है ही नहीं. जबकि जी फंक्शन में आप देख सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर x1 y1 एंड x3 y1 में ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स में आपको सेकेंड कंपोनेंट या आउटपुट इनका सेम नज़र आ रहा है. यस, सेम सेकेंड कंपोनेंट. तो जब भी आप ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में फंक्शन में कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपके मोर देन 1 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे नहीं मिलने चाहिए फंक्शन में. अगर मिलते हैं हैविंग द सेम सेकेंड कंपोनेंट, देन द फंक्शन इज डेफिनेटली मैनी 1 फंक्शन. और वो आपका, यही आपका काउंटर एग्जाम्पल की तरह सर्व भी करेगा. टू टेल यू, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि g ऑफ x1 इज इक्वल्स टू g ऑफ x3 इज इक्वल्स टू y1. जबकि यहाँ जब भी आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे हैं जहाँ हर ऑर्डर्ड पेयर क्या हैज़ यूनिक सेकेंड कंपोनेंट, कोई 2 ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड कंपोनेंट या इन आउटपुट एलिमेंट सेम नहीं है, देन ऑब्वियसली द फंक्शन इज 1 फंक्शन. तो इलास्ट्रेशन 2 में फंक्शन f 1 है जबकि फंक्शन g मैनी 1 है या नॉट 1 है. यस, मूविंग ऑन फर्दर वी कैन टेक अप इलास्ट्रेशन 3 ऑल्सो. इलास्ट्रेशन 3 में
एफ फंक्शन है जो कि फाइनाइट सेट ए से फाइनाइट सेट बी पर डिफाइंड है, जहाँ ए के एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट्स हैं एज 1 2 3 4, सेट बी के एलिमेंट्स है एज 1 2 3 4 5 6, and the function f is defined as f of x is equals to x plus 2 for all x belonging to the set A. So the function f can be, तो पहला जब हम एलिमेंट लूँ x इक्वल्स टू 1, इनपुट सेट आपका a है, तो इनपुट कौन प्रोवाइड करेगा? a x को सेट a के एलिमेंट्स इनपुट प्रोवाइड करेंगे. तो व्हाट विल बी f ऑफ 1? f of 1 will be 1 plus 2, which is 3. What will be f of 2? So put x equals to 2. 2 plus 2 will be, f of 2 will be 4. f of 3, x equals to 3 put करेंगे, 3 plus 2 it will be 5, and 4 put करेंगे. yes, तो आप देख सकते हैं, मतलब एक तरह से फंक्शनल फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में नहीं गिवन था. पिछला क्वेश्चन अगर एरो डायग्राम के फॉर्म में था, तो यहाँ फंक्शनल फॉर्म में दिया गया आपका, और जहाँ से आपने ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कर लिया. अब ऑर्डर्ड पेयर में आपको नज़र आ रहा है, अगर मैं इसका अगेन एरो डायग्राम बनाऊँ, तो 1,3, 2,4, 3,5 एंड 4,6. यस, तो क्या नज़र आ रहा है आपको? 1 1 फंक्शन. यस, फ्रॉम द एरो डायग्राम. और अगर डायरेक्ट ऑर्डर्ड पेयर से आप कंपेयर करना चाहते हो, तो देखिए हर इनपुट का एग्जैक्टली 1 आउटपुट ही है, कोई 2 इनपुट सेम नहीं है, और अगर डिस्टिंक्ट हैं तो उनके आउटपुट्स भी डिस्टिंक्ट हैं. तो इट इज़ ऑलरेडी कंप्लाइंग विद द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ 1 1 function which we have already studied, isn't it? So you can take further illustration 4 as your practice problem or homework. Illustration 4 is your practice problem and it's your homework. Just अगर कोई डाउट होगा, you can ask me any time. या आगे डाउट सेशंस होंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे. ओके.